Hello everyone and welcome again. So in this video we will discuss the solutions of Lecturer Cadre 2016 exam. This is booklet B और जैसे कि आपको पता है कि इसमें 150 क्वेश्चंस थे. So I'll try my best to solve each and every question with detailed solution. तो इस वीडियो में भी आपको जो भी जितनी भी इसके पार्ट्स होंगे या अगर ये वन वीडियो होगी तो इसमें आपको सभी क्वेश्चन के पूरे डिटेल सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन उसकी मिलेगी. सो डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि आपको जब भी कोई आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने सॉल्व करने बहुत ज़रूरी होते हैं. इसमें आपको कंसेप्ट भी पता चलेगा और सोल्यूशंस भी इसके डिटेल में मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So the first question is identify the correct statement for the following vectors. आपको हमारे पास क्या है कि दो वेक्टर हमें गिवन है, दैट इज़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड वी हैव टू चूज़ द राइट स्टेटमेंट. सो फर्स्ट ऑप्शन है द वेक्टर ए एंड बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. सेकेंड है दे आर लीनियरली डिपेंडेंट. थर्ड है कि ऑर्थोगोनल है एंड द फोर्थ वन इज़ नॉर्मलाइज्ड. सो हम ट्राई करते हैं हमारी फर्स्ट ऑप्शन कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये दो वेक्टर क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अगर कोई भी दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है. सो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है, इट इज़ द सेट ऑफ वेक्टर्स. A set of vector is linearly independent if the only linear combination of the vectors that equals 0 is the trivial linear combination, that is all coefficients should be equal to 0. अगर आपको ये डेफिनेशन ऐसे नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हम कब बोलते हैं, किन वेक्टर्स को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं. तो इसमें हमारे पास दिए हुए हैं ए वेक्टर है और बी वेक्टर है. तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, C1 एंड C2 क्या है, दो कॉन्स्टेंट्स हैं, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं. ठीक है, तो हम इन वेक्टर्स के साथ इनका क्या बनाते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन. सो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, C1A प्लस C2B दैट शुड बी इक्वल टू 0. अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, बी वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि आई और जे वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने सेपरेट कर लिया मल्टीप्लाई करके. ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0. अगर ये हमारे पास जो टोटल इक्वेशन है अब वो 0 के इक्वल तब होगी जब जो आई और जे के कोफिशेंट हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या होंगे, इक्वल टू 0. दैट मीन्स कि आई का जो कोफिशेंट है दैट इज़ 3C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 एंड 2C1 प्लस यहाँ पे मिस्टेक है, 2C2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से 2 क्या हो जाएगा कॉमन, सो हमारे पास क्या बच गया, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0. नाउ बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट C1 एंड C2 आर इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्या आ रहा है कि C1 भी इक्वल टू 0 है और C2 भी इक्वल टू 0 है. सो दैट मीन्स कि जो ए एंड बी वेक्टर है वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर उनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं किसी भी दो कॉन्स्टेंट्स के साथ, जितने भी हमें वेक्टर्स दिए गए हों, दैट शुड बी इक्वल टू 0. कंडीशन यहाँ पे होती है कि C1 और C2 इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली भी किसके इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे 0 के इक्वल होने चाहिए. अगर इनमें से कोई भी कोफिशेंट एक कोफिशेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है देन दीज वेक्टर्स विल बी लीनियरली डिपेंडेंट. ओके, सो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, द वेक्टर ए एंड बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ओके, moving to second question. So second question is the number of independent components of a symmetric tensor aij with indices ij is equal to 1 2 3 is. ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक सिमेट्रिक टेंसर है ए आई जे, तो उन्होंने हमें पूछा है कि उसके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने होंगे. ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6 एंड ऑप्शन डी है 9. सो लेट्स सी द आंसर. सो इसका आंसर क्या होगा,
सो हमें उन्होंने दिया है कि ए आई जे है वो क्या है, हमारे पास एक वेक्टर है विद आई एंड जे वेरीज फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए आई जे हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स बन गया। नाउ सिमेट्रिक टेंसर है, सिमेट्रिक टेंसर का मतलब होता है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके ही इक्वल आ जाए, देन दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। अब सिमेट्रिक वेक्टर में क्या होगा कि जो रोज़ की और कॉलम्स की पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाती है, बाकी उन वैल्यूज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। सो दैट मीन्स ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है A11 A22 एंड A33, ये तीनों क्या हो गए हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, सॉरी ये इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हो गए, क्योंकि अगर हम ए आई जे का ट्रांसपोज भी लेंगे तो इनकी पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो तीन तो हमारे पास ये हो गए जो हमारे पास है डायगोनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है आप देखिए कि अगर हम A12 या A21 को किसी को भी एक को सिलेक्ट करते हैं, हमने कहा है कि जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, A11 A12 A13 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A21। सो यहाँ पे देखिए इन दोनों की पोजीशन क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। दैट मीन्स अगर हमने सपोज कर लीजिए A12 को सिलेक्ट कर लिया तो A21 उसके डिपेंडेंट हो जाएगा, वो खुद से ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली A31 है वो किससे एक्सचेंज हो सकता है, A31 से 13 से, और जो हमारा है A23 है वो किससे एक्सचेंज हो सकता है, हो जाएगा A32 से। सो दैट मीन्स कि एक्सेप्ट द डायगोनल जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के अगर हम सेलेक्ट कर लें A12 A13 एंड A23, तो बाकी जो इनके तीन बच गए हमारे पास A21 A31 A32, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, आपस में डिपेंडेंट हो जाएंगे। सो तीन तो हमारे पास आए थे डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, और तीन हमारे पास आ गए ये वाले कंपोनेंट्स। अगर हम ये सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास दूसरा सेट अपने आप बन जाएगा। सो टोटल नंबर कितने हुए, 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। सो सिमेट्रिक टेंसर हैज़ 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। कौन कौन से हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 A33 एंड A12 A31 एंड A23। सो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, सो इसका आंसर आएगा C, दैट इज 6 कंपोनेंट्स। Now next question is question number 3. Fx is a symmetric periodic function of x and fx is equal to f of minus x. Then in general the Fourier series of fx will be of the form. तो हमें दिया हुआ है कि fx is equal to f of minus x, that is fx जो है that is an even function, ठीक है। तो हमें बताना है कि एक इवन फंक्शन के लिए इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है जो फोरियर सीरीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो फोरियर सीरीज, जनरल फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू A0/2, दिस इज फर्स्ट टर्म, summation n varies from 1 to infinity an cos nx and plus summation n varies from 1 to infinity bn sin nx, where a0 an and bn are constants and its values their values is given by a0 की जो वैल्यू होती है that is 1/pi इंटीग्रेशन -pi to pi f of dx। सिमिलरली A1 की वैल्यू है और सिमिलरली हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज़ A2 की। नाउ सी क्लियरली, ठीक है, यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अगर जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो ऑड फंक्शन है, सॉरी इवन फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स साइन एक्स, ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ऑड फंक्शन। और जो इसकी इंटीग्रेशन है ओवर -pi to pi, ये किसके इक्वल आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो A2 की वैल्यू आ गई दैट इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि जो साइन वाला कंपोनेंट है वो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद एफ एक्स इज इक्वल टू A0 समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity an cos nx, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Two matrices A and B are said to be similar if B is equal to P inverse AP for some invertible matrix P. Which one of the following statement is not true? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वो ट्रू नहीं है। तो जो सिमिलर मैट्रिक्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? जब भी कोई टू मैट्रिसेस सिमिलर होते हैं तो उनकी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो सेम होती हैं? दैट आर रैंक उनका सेम होता है, ट्रेस उनका सेम होता है, डिटर्मिनेंट सेम होता है, आइगन वैल्यूज़ भी सेम होती हैं एंड सेम नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स। जो आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स का नंबर होता है वो सेम होता है, बट ये कंपल्सरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि उनके आइगन वेक्टर्स भी क्या हो, सेम हो। तो इससे हमें आंसर पता चल चुका है कि डिटर्मिनेंट सेम होगा, ट्रेस सेम होगा, आइगन वैल्यू सेम होंगी, बट आइगन वेक्टर्स सेम नहीं होंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट सेम कैसे होगा उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। सो अगर हम फाइंड करें डिटर्मिनेंट बी, सो बी इज़ गिवन पी इनवर्स ए पी, सो सब्सिट्यूट कर दी उसकी वैल्यू। नेक्स्ट जो है हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दी कि तीनों का डिटर्मिनेंट है वो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट हो गया। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स कैन बी रिटन एज 1 ओवर डिटर्मिनेंट पी। ठीक है, सो ये डिटर्मिनेंट पी और डिटर्मिनेंट पी क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो डिटर्मिनेंट बी किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो इससे हमने जो ए ऑप्शन थी वो क्या कर दी, प्रूव कर दी। सिमिलरली हम बिल्कुल सिमिलरली तरीके से इसका ट्रेस भी क्या कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ बी भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बट हमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा तो वो क्या होगा, देखिए डिटर्मिनेंट भी इक्वल होंगे, ट्रेस भी इक्वल होंगे, आइगन वैल्यूज़ भी सेम होंगी। हमें फाइंड करनी थी नॉट ट्रू स्टेटमेंट, तो सी ऑप्शन में उन्होंने दिया है ए एंड बी हैव सेम आइगन वेक्टर्स, दैट इज़ नॉट ट्रू। सो आर राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल E z sin z divided by z square dz where contour C is the unit circle z minus 2 is। सो हमें बताना है कि इस जो इंटीग्रल की वैल्यू है ओवर द यूनिट सर्कल z माइनस 2 इज इक्वल टू 1 वो कितनी होगी। सो यहाँ पे क्या है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज कर लीजिए जो हमारा एफ जेड है दैट इज़ ई जेड साइन जेड डिवाइडेड बाय जेड स्केयर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसके पोल्स। सो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि जो z है, z इज़ इक्वल टू 0 क्या है, पोल है, और z की पावर यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स z इज़ इक्वल टू 0 इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। अब इसके हम क्या फाइंड करेंगे, रेजिड्यू फाइंड करेंगे। बट बिफोर फाइंडिंग द रेजिड्यू फाइंड करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें जो गिवन सर्कल है वो कौन सा दिया हुआ है। द गिवन सर्कल इज z माइनस 2 इज इक्वल टू 1 विद सेंटर इज इक्वल टू 2 एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। सो सबसे पहले हम इस जो सर्कल है उसको प्लॉट करते हैं। तो अगर इसको हम प्लॉट करेंगे देन वी कैन सी दैट कि जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे है, दैट इज़ z इज इक्वल टू 2। सो दिस इज़ द सेंटर विद रेडियस 1। तो दोनों तरफ से हमने 1 1 कंसीडर कर लिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो दिस वन विल बी द सर्कल। ठीक है, जो हमें गिवन है, बट हमारा जो z इज इक्वल टू 0 है, रेजिड्यू है, वो इस सर्कल के क्या है, आउटसाइड है। z इज इक्वल टू 0 क्या है, सर्कल के आउटसाइड है। वो जो सर्कल उन्होंने दिया हुआ है जिस पे हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है वो रेजिड्यू क्या है, बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट मीन्स उसका जो रेजिड्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड देन बाय कोशी इंटीग्रल थ्योरम द इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड ओवर डी जेड विल बी इक्वल टू 0। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। Question number 6, we have given with the function fx that is 0 when x is less than 3 and x minus 3 when x is greater than equal to 3 and we have to find the Laplace transform of fx। fx की हमें क्या फाइंड करनी है, Laplace transform। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या लगाना है, बस Laplace transform की डेफिनेशन लगा के उस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हमने लैप्लेस ऑफ एफ टी लिखा, फंक्शन किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी एंड दिस वैल्यूज इज इक्वल टू एफ एस। अगर हमें फंक्शन एक्स में दिया हुआ है तो हम इसको एक्स में भी कंसीडर कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर टी में चेंज करना चाहते हो तो एक्स को आप टी से रिप्लेस कर सकते हो। नाउ
जो हमें एफ एक्स दिया है दैट इज़, अगर हम x लेस देन 3 कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे तो फंक्शन ज़ीरो ही है, तो मीन्स इस लिमिट को हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर x ग्रेटर है या इक्वल टू है 3, ठीक है, दैट मीन्स इफ़ x वेरीज फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी, तो एफ एक्स की कितनी वैल्यू होगी, दैट इज़ x माइनस 3। सो लेट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़। सो यहाँ पे हमने इंटीग्रल कंसीडर कर लिया 3 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एफ एक्स कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाएंगे और इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको मैंने कंसीडर किया फर्स्ट फंक्शन, इसको कंसीडर किया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद लिमिट्स 3 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल 3 टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x माइनस 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैंने सॉल्व करके यहाँ पे बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया है, जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, ये कम्प्लीटली क्या बन जाएगी, ज़ीरो, बिकॉज 1/इन्फिनिटी भी क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड टर्म से हमारे पास सिर्फ आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा दैट विल बी s माइनस 2 e raised to power minus 3s. So according to this, option D is correct. Next question is f is given xi cap plus yj cap plus zk cap, then its divergence is, we have to find the divergence of f. So firstly let's see what is mean by divergence of any vector f. सो डाइवर्जेंस ऑफ एनी फंक्शन इज़ गिवन बाय डेल डॉट एफ, मीन्स हमें डेल और एफ को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। जो डेल ऑपरेटर होता है दैट इज़ कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। सो डॉट करना है इसको एफ को, ये हमने एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। तो अब क्या होगा कि आई डॉट आई 1 आएगा, जे डॉट जे 1 आएगा, के डॉट के 1 आएगा। तो बाकी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, वो ज़ीरो हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट रूल। तो हमारे पास बचा कर्ल एक्स बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल बाय बाय कर्ल बाय प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल जेड, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बच गया 1 + 1 + 1। सो डेल डॉट एफ किसके इक्वल आ गया, 3 के। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, दैट इज़ पी इंटीग्रल -1 to 1 पी एन एक्स डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू 2। तो हमें बताना है कि n की कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये जो पी एन है दैट आर सॉल्यूशंस ऑफ लेजेंड्रे, sorry, these are Legendre polynomial and these represent the solutions of Legendre differential equations, ठीक है। सो Legendre polynomials को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी फॉर्म है। वैसे ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसकी आपको क्वांटम मैकेनिक्स में भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये आपको याद तो होनी चाहिए कि जो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल है वो ये वाली वैल्यू उसकी होती है, ठीक है। तो ये सारी आपको ऐसे ही लर्न करनी है। सो इसमें क्या है, हमें कुछ फर्स्ट टर्म होती हैं, या तो आप ये भी याद रखनी है और इसकी कुछ फर्स्ट टर्म भी आपको याद रखनी होती है, क्योंकि जब भी मैथमेटिकल फिज़िक्स में से क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स हैं उसमें क्वेश्चंस आती है, और ऐसे ही बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। सो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज़ है, लाइक पी नॉट एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1, P1 एक्स की वैल्यू कितनी है x। तो ये हम ओवर द वैल्यू n है, ये इसके लिए n इज इक्वल टू 0 है, ये n इज इक्वल टू 1 पे है, ये n इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन जस्ट अगर आपको ये वैल्यूज़ लर्न होती तो ऐसे ही हो जाता, ठीक है। क्योंकि अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लीजिए हम कंसीडर कर लेते हैं n इज इक्वल टू 0, तो बन जाएगा पी नॉट एक्स एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पी नॉट एक्स इज इक्वल टू 1। सो 1 की इंटीग्रेशन करेंगे ओवर x, तो हमारे पास डी एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा x लिमिट्स फ्रॉम -1 to 1। तो जब ये लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा,
2। ठीक है, तो यही हमें गिवन था कि जो -1 to 1 Pn x dx है वो किसके इक्वल है, 2 है। तो n की वैल्यू हमें बतानी थी। सो इसकी वैल्यू 2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है, दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 0। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Next question is, in a binomial distribution, if the mean is 9, standard deviation is √6, then the values of n and p are respectively। ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो अगर आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यूज़ पता होती तो ये जस्ट 1 मिनट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है दैट इज़ n डॉट पी, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है दैट इज़ √np इंटू 1 माइनस पी, और 1 माइनस पी कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रेल्स, p रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो अगर p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है देन q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, एंड दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, सो हमें दिया है कि जो मीन है वो 9 है, स्टैंडर्ड डेविएशन के हैं √6 है, वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी हमने, n डॉट पी इज इक्वल टू 9, एन पी इज इक्वल टू 9। अब ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी की वैल्यू हमने सब्सिट्यूट कर दी, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए एन पी, फर्स्ट टर्म में भी एन पी है, सेकेंड टर्म में एन पी स्क्वायर बनेगा, तो उसको मैंने एन पी डॉट पी लिख लिया, सो दैट वी कैन फिल द वैल्यू ऑफ एन पी दैट इज़ 9। सो वैल्यू फिल की, यहाँ से पी की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करी तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एन की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज़ ए। सो एन की वैल्यू आ रही है 27 और पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 था कि विथ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट अ कम्प्लेक्स नॉट अ एनालिटिक फंक्शन ऑफ z। तो हमें ये बताना था कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जो एनालिटिक नहीं है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा आइडिया से ही इसका ट्रिक से ही इसका सोल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो z हमें पता है दैट इज़ x प्लस आयोटा वाई, तो u हमारे पास होता है रियल पार्ट, v क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, वो किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा y। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, कर्ल u बाई कर्ल x शुड बी इक्वल टू कर्ल v बाई कर्ल y, एंड कर्ल u बाई कर्ल y शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल v बाई कर्ल x। अब देखिए जो हमें फंक्शन गिवन है पहले तो वो इतनी कम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है, और ऊपर से उनकी क्या दी हुई है, यहाँ पे पावर्स इतनी बड़ी बड़ी दी हुई हैं। तो इसका डेरिवेटिव करने निकलेंगे तो यही क्वेश्चन सॉल्व होगा पूरे 3 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक लगानी है हमें। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो यहाँ पे गिवन है, तो इसमें ये जो वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई, दिस कैन बी रिटन एज z। ठीक है, और ये जो वैल्यू है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, दैट कैन बी रिटन एज जेड स्क्र, क्योंकि z क्या है x प्लस आयोटा वाई, तो z का जब हम स्क्र करेंगे तो वो आएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ z एंड z स्क्र। मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन, अब नेक्स्ट ऑप्शन में भी देखिए क्या है, x प्लस आयोटा वाई दैट कैन बी रिटन एज z, 1 माइनस x माइनस आयोटा बाई वाई, तो इसमें से हम माइनस अगर कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड x प्लस आयोटा वाई कैन बी रिटन एज z। तो जो सेकेंड फंक्शन है दैट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ z। मूविंग टू द थर्ड ऑप्शन, सो जो थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है उसको भी हम किसकी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z, क्योंकि ये वाली जो पूरी टर्म है ये बन जाएगी हमारे पास z स्क्वायर। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन में ये जो है ये सेकंड टर्म है, ये तो z की टर्म्स में रिप्रेजेंट हो रही है, बट ये जो फर्स्ट टर्म है दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ z। ठीक है, तो जिस फंक्शन को हम z की टर्म्स में ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो
वो फंक्शन क्या है वो एनालिटिक नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। सो ये ट्रिक होती है कि अगर ऐसे कोई आपको कम्प्लेक्स फंक्शंस दे दिए जाएं जिसकी पावर्स बहुत बड़ी हो तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना होता है। सो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज़ डी। डी जो होगा वो एनालिटिक, डी इज़ ये फंक्शन है दैट विल बी नॉट एनालिटिक फंक्शन ऑफ z। क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 में है द इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² s+1। सो इसकी ऑप्शंस देख लीजिए। अब इसका हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करनी है। सो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। सो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि लैप्लेस इन्वर्स ऑफ टू फंक्शन, हमारे पास दो फंक्शन है एस के, ठीक है। तो एक फंक्शन को हमने कंसीडर कर लिया f1s और दूसरे को हमने कंसीडर कर लिया f2s। तो अगर इन दोनों की प्रोडक्ट की हम लैप्लेस इन्वर्स निकालते हैं देन दैट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t f1y। मीन्स जो भी फर्स्ट फंक्शन की हमारे पास ट्रांसफॉर्म आएगी उसको हम y में चेंज कर देंगे एंड f2t - y एंड इंटीग्रेटेड द बोथ द फंक्शन ओवर y, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनमें से कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ बन गई, इसको हम लिख सकते हैं 1/s² मल्टीप्लाई 1/s+1। तो ये हम अकॉर्डिंगली देखना होता है कि जिससे हमारी इंटीग्रेशन है वो ईजिली सॉल्व हो जाए, उस फंक्शन को हम फर्स्ट और सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसको ही हमने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है या सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, सो मैंने जो फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया है दैट इज़ f1s, वो कितना है दैट इज़ 1/s+1। और 1/s+1 किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻t, क्योंकि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻et कितना होता है दैट इज़ 1/s+a। सिमिलरली जो हमारा सेकंड फंक्शन है f2s वो हमने कंसीडर कर लिया 1/s²। और 1/s² किसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होती है दैट इज़ l(t), क्योंकि l(tn) की जो tn की लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होती है दैट इज़ n डिवाइडेड बाय s⁻n+1। तो अगर आप n की जगह पे यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करोगे देन यू विल गेट 1/s²। सो अगर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं। सो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f1s f2s दैट इज़ इक्वल टू इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t। फर्स्ट फंक्शन हमारा एक पास क्या था जो किसका आंसर आया था दैट इज़ t, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने t को किस में चेंज कर दिया, t - y में। और सेकंड फंक्शन जो था हमारा वो आया था e⁻⁻t। तो t वेरिएबल को हमने चेंज कर दिया यहाँ पे किस में, e⁻⁻y में। और इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू होगी dy। अब इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कंसीडर करके। यहाँ पे मैंने फर्स्ट फंक्शन t - y को कंसीडर किया है और सेकंड फंक्शन e⁻⁻y को, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन के बेसिक इंटीग्रेशन के स्टेप्स हैं, ये आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी t - 1 + e⁻⁻t एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन C इज करेक्ट। सो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिकल पार्ट फ्रॉम लेक्चरर केडर 2016। ये काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आप करवाओ। सो मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी बाकी पार्ट भी मैं इसके अपलोड करूं। सो अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा है, अगर आपको अच्छा लगा देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग, कि आपकी सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा काम आपके पास पहुंचाया जाए। एंड जल्दी ही जैसे ही मास्टर केडर या लेक्चरर केडर के लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी देन वी विल स्टार्ट द प्रिपरेशन। सो स्टे ट्यून्ड and for more you can follow me on Instagram, Facebook and as well as on Telegram. So stay tuned for next video. Thank you.